हेलो, नमस्कार। स्वागत है अपना इस नई एक और क्लास में। और आज हम जो हमने कल टॉपिक छोड़ा था लास्ट क्लास में, विभिन्न चिन्ह, उन्हीं से आगे हम इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आज हम जानते हैं ओम का नियम, और इसी के साथ अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं। शीर्षक लगा देते हैं, ये लीजिए, ओम का नियम। वैज्ञानिक हुए थे एक, जिनका नाम था ओम, और उन्हीं ने वोल्टेज और धारा के मध्य एक संबंध बताया है। उसी संबंध को हम ओम के नियम के द्वारा जानते हैं। तो आइए इस ओम के नियम को हम समझते हैं। क्या ये कहता है? यहाँ पर ये समझाता है कि अगर एक कोई चालक तार ले लें, जैसे कि ये रहा अपना एक बिंदु ए और दूसरा बिंदु बी, और इसके मध्य अगर प्रवाहित धारा आई है और उपस्थित वोल्टेज V है, तो ओम का नियम कहता है कि विभवांतर या वोल्टेज V प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। ये जो चिन्ह है, इसको समानुपाती चिन्ह कहते हैं। और जब इस समानुपाती चिन्ह को हम हटाते हैं, तो यहाँ पर एक नियतांक लगाते हैं R, तो हो जाएगा अपना V बराबर I R, जहाँ हम कहेंगे V क्या है अपना विभवांतर, V हो जाएगा विभवांतर, और I हो जाएगी विद्युत धारा, विद्युत धारा, और साथ ही R हो जाएगा प्रतिरोध। R हमारा प्रतिरोध। इस प्रकार से ये संपूर्ण ओम का नियम हम दर्शा सकते हैं। ओम के नियम के बाद हम जानते हैं एक अपना अगला नया टॉपिक, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता क्या होती है? ये भी इसी से संबंधित है। प्रतिरोधकता हर एक तार की अलग अलग होती है। इनको हम बारी बारी समझते हैं। चलिए, प्रतिरोधकता। जिस प्रकार अभी हमने ओम के नियम में अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह को हटाने के लिए R का उपयोग किया था, ऐसी प्रतिरोधकता जिसका चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है रो, इसका प्रयोग भी समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए किया जाता है। अक्सर ये देखा गया कि जब चालक तार को विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं, या इस चालक तार में जब भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो विद्युत धारा I का मान उसकी लंबाई, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यानी वो तार कितना मोटा है, इन पर निर्भर करता है। और I के साथ साथ, क्योंकि I और R इक्वल में है, तो प्रतिरोध भी इसी के आधार पर निर्भर करेगा। तो जो प्रतिरोधकता है, वो इसी आधार पर समझाई जाती है कि यदि कोई चालक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक तार का जो प्रतिरोध होता है, वो उसकी लंबाई, किसकी? चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। साथ ही जो चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम कह सकते हैं कि R समानुपाती L और R व्युत्क्रमानुपाती A, जहां L क्या है, यहां लिख देंगे
एल होती है लंबाई किसकी, चालक तार की लंबाई, और ए है क्षेत्रफल या क्षेत्र, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर भी आर है और यहाँ पर भी आर है, दोनों ही समानुपाती एक जैसा चिन्ह लिए हैं। तो अगर मैं इनको एक साथ लिखूं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आर समानुपाती एल बटा ए, यानी कि एल तो आ गया अंश में और व्युत्क्रमानुपाती होने के कारण ए आ गया हर में। अब जब समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो हम इसको इस प्रकार लिखते हैं कि आर बराबर रो एल बटा ए। आप देख सकते हो कि ये रो का जो चिन्ह है यही वापस यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, और जब इनको वज्र गुणा करवाते हैं तो हम लिखते हैं रो बराबर आर गुणा एल। अब चूंकि एल तो हर में जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ए, तो इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ ए बट्टा एल। इस प्रकार हमारे पास प्रतिरोधकता का मान आ गया। तो इससे सवाल भी बनता है, कई बार आपको एल ए और आर दे देगा, प्रतिरोधकता पूछ लेगा, या प्रतिरोधकता दे देगा ए और एल दे देगा और आर पूछ लेगा, किसी भी प्रकार से सवाल बन सकता है। तो आपने ये तो देख लिया कि रो क्या होता है, प्रतिरोधकता, एल होती है लंबाई और ए होता है अपना एरिया या फिर क्षेत्रफल, और आर क्या होता है, इस आर को यहाँ लिख देते हैं, आर है रेजिस्टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध। चलिए अब अगला टॉपिक लेते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन। यहाँ लेते हैं इसको, अपने पास प्रतिरोध होते हैं, प्रतिरोध का चिन्ह भी आपको पता है, कुछ इस प्रकार से हम प्रतिरोध को दर्शाते हैं। तो अपना टॉपिक यही है कि प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार से होता है। प्रतिरोधों का संयोजन प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से हो सकता है। एक तो है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा हो सकता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन श्रेणी क्रम में तो हम देखते हैं कि एक प्रतिरोध के साथ दूसरा प्रतिरोध भी जुड़ा होता है, और आपको ये भी पता है कि प्रतिरोधों को R से दर्शाते हैं। अगर ये पहला प्रतिरोध R1 है तो ये दूसरा प्रतिरोध R2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक ही सीध में, एक जहां पर पहला प्रतिरोध समाप्त होता है वहीं से दूसरा प्रतिरोध शुरू होता है। तो इस प्रकार से होता है श्रेणी क्रम संयोजन। परंतु समांतर का अर्थ होता है कि एक प्रतिरोध दूसरे प्रतिरोध के समांतर में चलेगा। अगर इस ऊपर वाले को R1 मान लेते हैं हम R1, तो इसी के साथ ये नीचे वाला R2 कहलाएगा। इस प्रकार से इनका संयोजन होता है, इसको नाम दे दिया R2। श्रेणी क्रम में जब तुल्य प्रतिरोध की बात होती है, तुल्य प्रतिरोध
तो हम कहते हैं कि दोनों को एक साथ जोड़ दो, अर्थात R बराबर R1 प्लस R2। वही समांतर क्रम में ये बट्टा में जुड़ते हैं, यानी कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो इस प्रकार से श्रेणी क्रम और समांतर क्रम प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है। चलिए अब हम समझते हैं अपना नया टॉपिक, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। क्या आप जानते हैं कि विद्युत धारा ऊष्मा भी उत्पन्न करती है? तो चलिए पहले हेडिंग लगाते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है? हम जानते हैं कि जब कोई विद्युत उपकरण लंबे समय तक चलता है तो वो शक्ति का उपभोग करता है। शक्ति को लिखते हैं P। जैसे पंखा है, कोई फ्रिज है, कोई कूलर है, ये सारे के सारे पावर अर्थात शक्ति का उपयोग करते हैं। और हम देखते हैं कि ये शक्ति जो कुछ तो उस उपकरण को काम में लेने में आ जाती है और कुछ शक्ति इसको गर्म ऊष्मा प्रदान करती है। तो ये जो शक्ति है इसके लिए एक सूत्र है P बराबर V इंटू I, जहां P तो क्या है? शक्ति। P को कहते हैं शक्ति, पावर। और V जो होता है वो है विभव, इसको बोलते हैं विभव। साथ ही I है अपना विद्युत धारा। विद्युत धारा ये है अपना I। तो तापीय प्रभाव यही कहता है कि इस शक्ति को अगर ऊष्मा के रूप में देखें तो हम इसको लिख सकते हैं H। इसी ही पावर को हम क्या लिख सकते हैं? H के रूप में, जहाँ H का अर्थ क्या होता है? हीट। HEAT, हीट, या फिर हिंदी में बोले तो ऊष्मा। इस प्रकार इसको लिखा जा सकता है। तो अब अगर P को H लिखें तो हम लिख सकते हैं H बराबर V गुणा I। और साथ ही हम ये भी लिख सकते हैं कि H बराबर I स्क्वायर R, क्योंकि हम जानते हैं कि V इक्वल टू होता है I R, ये होता है। तो इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। अगर समय t लग रहा हो तो यहाँ पर भी t और यहाँ पर भी t। तो ये हमारे पास ऊष्मा से संबंधित फॉर्मूला आ गया। और इसका मात्रक हम जानते हैं, ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। तो ये भी हम यहाँ पर लिख देंगे, मात्रक जूल। तो ये हो गया अपना विद्युत धारा का तापीय प्रभाव से संबंधित। और अब समझ लेते हैं विद्युत शक्ति क्या होती है। ये अपना आखिरी टॉपिक है इस पार्ट का, और इसी के साथ अपना पार्ट भी समाप्त होता है।
विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति इसको भी P से ही प्रदर्शित करते हैं, जैसा अभी हमने पीछे पढ़ा है। विद्युत शक्ति को भी P द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं। और ये होता क्या है ये भी जान लो। इसका सूत्र तो है P बराबर V गुणा I, ये इसका सूत्र हो गया। और शक्ति का मात्रक वाट होता है, और इसको हम एक और सूत्र में भी लिखते हैं, P बराबर W अपॉन Q। अर्थात किसी एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु में ले जाने में किया गया कार्य ही विद्युत शक्ति कहलाता है। अब यहां देखिए, इसको अभी रहने देते हैं, अपने काम का नहीं है ये। चलिए, तो चूंकि हम जानते हैं V इक्वल टू आई आर, ओम का नियम पढ़ा था हमने। ये कहां से आया हमारे पास? ओम के नियम से। ओम के नियम से। तो अगर इस आई आर को इस V की जगह रखें तो हम P को लिख सकते हैं आई आर आई, और साथ ही दोबारा अगर लिखना चाहे तो P को लिख सकते हैं, ये I और ये I आपस में गुणा हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे I स्क्वायर R। तो ये हो गया अपने विद्युत शक्ति का फॉर्मूला या सूत्र। अब सवाल समझने में ये सूत्र हमें समझा क्या रहा है? ये कह रहा है कि अगर विद्युत शक्ति ज्ञात करनी है तो हम कहते हैं कि किसी चालक तार में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए जितने वोल्टेज की आवश्यकता होती है वही हमारे पास विद्युत शक्ति होता है। और अब हम शक्ति का मात्रक समझते हैं। तो शक्ति का मात्रक जो होता है वो वाट होता है। शक्ति का मात्रक वाट, W, या फिर हिंदी में लिखे तो इसको लिखते हैं हम वाट। अब समझते हैं कि शक्ति के बड़े मात्रक कौन है। चलिए, तो शक्ति के बड़ी मात्रक है किलोवाट और मेगावाट, गीगावाट। तो दोनों में संबंध क्या है आइए इसको जानते हैं। तो हम कहते हैं कि 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। 1000 वाट। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। और अपने घरों में जो विद्युत आती है उसमें जो यूनिट होती है, तो उस यूनिट का मात्रक क्या होता है ये भी देखते हैं। घरों में आने वाली विद्युत सप्लाई में यूनिट जो होती है उसको लिखते हैं किलोवाट घंटा में, यानी कि किलोवाट घंटा, KWH। एक KWH।
1 किलोवाट घंटा। तो ये रहे एक खोज के कुछ यूनिट का नतीजे। मात्रक है जो अपने घरों में आने वाली विद्युत सप्लाई के लिए प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसी के साथ अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। आपको कोई भी प्रश्न में डाउट हो, सवाल हो, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला रहता है और मैं प्रयास करूँगा जल्द से जल्द इसका पीडीएफ भी आपको भेज सकूँ। तो अपना पूरा पाठ यहाँ से शुरू हुआ था विद्युत धारा से, और इस प्रकार से हमने पूरे पाठ को कंप्लीट किया है। बहुत जल्द अगला जो पार्ट है अपना 10वीं से संबंधित, वो है, इसका नाम लगभग अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, विद्युत शक्ति से संबंधित ही है। और चलिए इसका नाम भी आपको बता देते हैं। जो अपना अगला पार्ट है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित है कि किस प्रकार एक चुंबक और विद्युत में संबंध होता है, वो हम आपको अगले लेक्चर में पूरा बताएंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।